आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। रात के करीब 12 बज रहे होंगे। राहुल अपनी गाड़ी लेकर तेजी से हाईवे पर आगे बढ़े जा रहा था। रास्ते पर उसके अलावा और कोई शख्स या फिर और कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। राहुल अकेले ही हाईवे पर अपनी कार लिए घर की तरफ चले जा रहा था। दरअसल राहुल अपने एक दोस्त के बर्थडे पार्टी से घर वापस लौट रहा था। यहाँ से यानी राहुल फिलहाल जहाँ पर था वहाँ से उसका घर यहीं कोई 10-12 किलोमीटर दूर होगा। दरअसल यह उसका एक बहुत ही खास दोस्त था, तो उसके बर्थडे पार्टी में जाना मुनासिब था, इसलिए राहुल को जाना पड़ा, वरना राहुल इतनी दूर क्यों ही जाता। खैर, कार आराम से बिना किसी परेशानी के हाईवे पर चले जा रही थी। रास्ते के अगल बगल दोनों ओर सिर्फ जंगल था और ना तो कोई दुकान थी और ना ही कोई घर नजर आ रहा था। कहीं ना कहीं राहुल को मन ही मन में घबराहट सी हो रही थी, मगर वो कर भी क्या सकता था। वो चुपचाप गाड़ी चलाए जा रहा था। राहुल अभी गाड़ी चला ही रहा था कि तभी उसके फोन की रिंग बज उठी। राहुल ने बगल की सीट पर रखा उसका फोन देखा तो उस पर उसके पापा का कॉल आ रहा था। राहुल ने तुरंत कॉल रिसीव किया तो सामने से उसके पापा ने कहा, कहाँ हो बेटा, अभी तक घर नहीं आए, रात बहुत हो गई है। तो इस पर राहुल बोला, जी पापा बस रास्ते में ही हूँ, आ रहा हूँ, थोड़ा समय लगेगा। इतना कहकर राहुल ने फोन रख दिया और गाड़ी चलाने पर ध्यान देने लगा। राहुल ने अभी वापस सामने की ओर देखा ही था कि तभी उसके कानों में हॉर्न की आवाज आई। राहुल ने अपनी गाड़ी को थोड़ा साइड में ले लिया और चुपचाप चलता रहा, मगर फिर भी वो हॉर्न की आवाज लगातार उसके कानों में आए जा रही थी। राहुल ने तंग होकर साइड मिरर से पीछे की ओर देखा, लेकिन ये क्या, पीछे तो कोई गाड़ी नहीं थी। गाड़ी तो क्या, कोई परिंदा तलक भी नहीं था पीछे, सिर्फ खामोशी और अंधेरा। तो फिर यह हॉर्न की आवाज कहाँ से आ रही है? राहुल थोड़ा चिंता में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह हॉर्न की आवाज है क्या चीज की। एक पल को राहुल ने सोचा कि कहीं कोई गाड़ी वाला अपनी हेडलाइट्स ऑफ करके तो गाड़ी नहीं चला रहा, मगर फिर उसने सोचा कि ऐसा तो मुमकिन नहीं है, आखिर रात में तो सभी हेडलाइट जलाकर ही गाड़ियां चलाते हैं। हॉर्न की आवाज लगातार उसके कानों में आए जा रही थी। राहुल अब तंग होने लगा था और तंग से ज्यादा कहीं ना कहीं वो थोड़ा परेशान और डरा हुआ भी था कि आखिर ये क्या बला है, मगर वो कुछ कर भी नहीं सकता था। उसे ऐसे हाईवे पर उतरना, गाड़ी रोकना सही नहीं लग रहा था। हो सकता है ये किसी की चाल हो। ऐसे हाईवे पर लुटेरे भी तो काफी होते हैं, लिहाजा वो चुपचाप हॉर्न की आवाज को नजरअंदाज कर गाड़ी चलाता रहा। मगर इतनी तेज आवाज कहाँ नजरअंदाज होने वाली थी। वो आवाज राहुल को परेशान किए जा रही थी। थोड़ा सहमा हुआ था राहुल, अभी गाड़ी चला ही रहा था कि तभी अचानक से उसे साइड मिरर में पीछे से एक रोशनी नजर आई। वो रोशनी किसी गाड़ी के हेडलाइट की थी, मानो कोई ट्रक हो। राहुल थोड़ा और भी साइड हो गया और उस ट्रक को जाने देने का रास्ता बनाने लगा, मगर वो ट्रक फिर भी राहुल के गाड़ी के पीछे ही थी, मानो उसे राहुल के गाड़ी के आगे आना ही नहीं था, बस उसी के गाड़ी के पीछे चलना था। कहीं ना कहीं राहुल को ये अंदेशा लग गया था कि कुछ तो बुरा होने वाला है, मगर उसे ये पता नहीं था कि इतना बुरा होने वाला है। खैर, वो गाड़ी चलाता रहा। अभी राहुल गाड़ी चला ही रहा था कि तभी अचानक से वो ट्रक राहुल के कार के पास आकर उसके बराबर में चलने लगी। ट्रक इतनी जल्दी राहुल के कार के पास आई कि राहुल थोड़ा घबरा सा गया। उसने नजर उठाकर ट्रक की ओर देखने की कोशिश की, मगर खिड़की से उसे कुछ नजर नहीं आया, क्योंकि ट्रक गाड़ी के मुकाबले यानी कार के मुकाबले थोड़ा ऊपर होता है। मतलब ये
कि ट्रक में ड्राइविंग सीट थोड़ा ऊपर होता है, ट्रक की ऊंचाई थोड़ी ज़्यादा होती है, इसलिए उसे कुछ नज़र नहीं आया। उसने भी और देखने की कोशिश नहीं की। उसने अपनी गाड़ी की रफ्तार और भी ज़्यादा बढ़ा दी, मगर जैसे ही राहुल ने ऐसा किया तो वो ट्रक फिर से राहुल के कार के बराबर में आकर चलने लगी। ना तो राहुल उस ट्रक को ओवरटेक कर पा रहा था और ना ही वो ट्रक। ऐसा लग रहा था जैसे वो ट्रक राहुल के कार को ओवरटेक करना ही नहीं चाहती। राहुल परेशान हो गया। कहीं ना कहीं उसे मन ही मन में ये लग रहा था, कहीं इस ट्रक वाले ने चढ़ा तो नहीं रखी है। अक्सर ट्रक वाले रात में पीकर गाड़ी चलाते हैं। राहुल अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी वो ट्रक एकदम से राहुल को ओवरटेक करके आगे हवा की रफ्तार से चली गई, इतनी तेज कि राहुल उस ट्रक को बस पल भर के लिए ही देख पाया और सामने जाकर वो ट्रक कोहरे में कहीं गायब हो गई, क्योंकि उस वक्त मौसम ठंड का चल रहा था। दिसंबर के आखिरी हफ्ता की ठंड कड़ाकेदार और जमा देने वाली। खैर, राहुल ने थोड़ी राहत की सांस ली कि चलो अब एक मुसीबत टली। ये सोचकर राहुल अभी आराम से कार चलाने लगा, मगर उसे कहाँ पता था कि मुसीबत अभी टली नहीं है, बल्कि अभी तो एक बड़ी मुसीबत आने वाली है। उस ट्रक वाले हादसे के बाद राहुल को कार चलाते हुए अभी कुछ 5 मिनट ही बीते होंगे कि तभी अचानक से उसकी कार रास्ते के बीचों बीच बंद पड़ गई। कार को इस तरह से बंद होता देख राहुल थोड़ा चौंक सा गया। फिर उसने 2-4 बार गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश भी की, मगर उसकी सारी कोशिश नाकाम रही। गाड़ी ज्यों की त्यों ही बंद पड़ी रही। राहुल को अब डर लग रहा था, क्योंकि उसे गाड़ी से बाहर निकलना पड़ेगा और गाड़ी का बोनट खोलकर इंजन में जांच करना होगा। और तो और बाहर अंधेरा और सन्नाटा इतना ज़्यादा था कि डर लगना तो लाजमी ही था। खैर, फिर भी राहुल गाड़ी का दरवाज़ा खोल गाड़ी से बाहर निकला और बोनट खोलकर इंजन की जांच करने लगा, मगर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आखिर वो था तो 22 साल का एक लड़का ही। उसने आसपास देखा, मगर वहां कोई दुकान तो क्या, कोई आदमी भी नजर नहीं आ रहा था। उसने सोचा क्यों ना पापा को फोन किया जाए, हो सकता है उसके पापा फोन पर ही उसकी कुछ मदद कर सकें। लिहाजा राहुल वापस कार के अंदर आया और अपना फोन निकालकर पापा को कॉल मिलाने जा ही रहा था कि तभी उसकी नज़र फोन के नेटवर्क पर गई। वहां पर नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं था। इसका मतलब कि राहुल अब अपने पापा को फोन नहीं कर पाता। वो अब एक बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। राहुल अभी मदद की तलाश में पागलों की तरह इधर उधर देख ही रहा था कि तभी उसकी नज़र रास्ते के थोड़ा आगे थोड़ी दूरी पर खड़े एक ट्रक पर गई। राहुल की सांस में सांस आई। उसने सोचा क्यों ना उस ट्रक के पास जाकर देखा जाए, हो सकता है कि उसे कुछ मदद मिल जाए। लिहाजा राहुल कार के सभी दरवाज़ों को लॉक करके उस ट्रक की तरफ जाने लगा। चलते चलते जब राहुल उस ट्रक के पास पहुंचा तो पता नहीं क्यों उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। वो ट्रक उसे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। तभी राहुल ने मन ही मन में सोचा, अरे कहीं ये वही ट्रक तो नहीं है जो अभी रास्ते में मुझे ओवरटेक करके निकल गई थी। खैर, जो भी हो, राहुल को तो बस वहां से मदद लेनी थी। लिहाजा राहुल उस ट्रक के पास गया। उसने ट्रक के दरवाजे पर 2 बार हाथ मारा, मगर ट्रक का दरवाज़ा नहीं खोला। इसका मतलब कि गाड़ी में कोई नहीं था। राहुल ने इधर उधर देखा तो वो ट्रक जहां खड़ी थी ठीक उसके उल्टी तरफ एक कब्रिस्तान था। एक पुराना कब्रिस्तान जिसका गेट बाहर से टूटा फूटा और खुला हुआ था। ये देख राहुल थोड़ा और भी ज्यादा घबरा गया कि आखिर ये ट्रक यहाँ पर कर क्या रही है इस कब्रिस्तान के पास। राहुल अब सोच ही रहा था कि तभी अचानक से उस कब्रिस्तान के अंदर से कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई मिट्टी खोंद रहा हो।
राहुल तो डर लग रहा था, मगर एक और उसका दिमाग ये भी बोल रहा था कि अगर मदद चाहिए तो अब कब्रिस्तान के अंदर जाना ही पड़ेगा। हो सकता है कोई अंदर हो, तभी तो मिट्टी खोदने की आवाज़ आ रही है। लिहाजा राहुल ज़्यादा कुछ सोचे समझे बगैर कब्रिस्तान के अंदर की ओर जाने लगा। राहुल अभी कब्रिस्तान के थोड़ा अंदर गया ही था कि तभी उसे वहाँ एक शख्स नज़र आया जो कि कब्र खोद रहा था, मगर उस आदमी का चेहरा पूरी तरह से कुचला हुआ था। उसके चेहरे पर कीड़े लटक रहे थे, शरीर पूरी तरह से गला हुआ था, जैसे सड़ चुका हो। वो आदमी कब्र खोद कर उसमें से लाश निकाल कर खा रहा था। राहुल समझ गया कि ये क्या चीज़ है। ये कोई इंसान नहीं बल्कि भूत है। राहुल को इस बात का अंदाजा लग गया, लिहाजा वो तुरंत कब्रिस्तान से बाहर निकला और भागकर वापस अपनी कार में आया। उसने कार चालू करने की बहुत कोशिश की और शायद भगवान ने उसकी सुन भी ली। कार चालू हो गई और राहुल वहां से फट से निकल गया। बाद में पता चला कि दरअसल उस रास्ते पर एक ट्रक वाला एक्सीडेंट होकर मरा था, मगर उसकी आत्मा आज भी उसी रास्ते में भटकती है। मगर उसने आज तक किसी जिंदा इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। दूसरी कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे नए चैनल डार्क टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तब आधी रात का वक्त था जब कुमार की नींद टूटने जैसी हुई। कुमार ने पेट पर से अपने हाथों को हटाकर नींद में ही नीचे रखा तो कुमार के हाथ गीली मिट्टी में धंस गए। कुमार समझ गया कि वो कहाँ है। वो उठकर बैठ गया और जब भारी आंखों से इधर उधर देखा तो वो उसी कब्रिस्तान में था। खुद को कमरे की जगह एक कब्रिस्तान में पाकर कुमार जरा भी नहीं डरा और ना ही घबराया, क्योंकि ये पहली बार नहीं था। पिछले 3 रातों से कुमार के साथ यही हो रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था, कुमार को ये भी अच्छे से मालूम था। खैर, कुमार के गांव का नाम पहाड़पुर, जैसा नाम वैसी जगह। पहाड़पुर गांव में घरों से ज़्यादा जंगल और पहाड़ थे। ऐसा नहीं था कि ये गांव आधुनिक सुविधाओं से वंचित हो, मगर हाँ, गांव के लोग थोड़े अंधविश्वासी थे। मगर कुमार गांव के लोगों की तरह बिल्कुल भी नहीं था। भूत प्रेत, जिन चुड़ैल, इन सारी चीज़ों पर ना तो कुमार विश्वास करता था और ना ही अपने दोस्तों को करने देता था। वैसे तो गांव के सभी लड़के ही कुमार के अच्छे दोस्त थे, मगर कुमार का एक खास दोस्त था, अजय। अजय और कुमार दोनों रात का खाना खाकर पहाड़ी वाले रास्ते पर टहलने निकला करते थे। उस रात भी अजय और कुमार टहलने ही निकले थे। रात काफ़ी हो चुकी थी, तकरीबन 10:30 बज रहे थे। उस पहाड़ी रास्ते पर उन दोनों के अलावा रोजाना की तरह ही कोई नहीं था। अगर कोई था तो सिर्फ सन्नाटा और खामोशी। थोड़ी देर पहले ही बारिश हुई थी, इसलिए मौसम में काफ़ी ठंडापन था। ताज़ी हवा दोनों के शरीर की थकावट पर मरहम का काम कर रही थी। चलते चलते अब वो दोनों काफ़ी दूर निकल आए थे। तभी अजय ने कुमार से कहा, यार अब हमें चलना चाहिए, हम लोग बहुत दूर आ गए हैं। इस पर कुमार बोला, अरे चलते नहीं यार, थोड़ा देख कितनी अच्छी हवा चल रही है यहाँ पर। इस पर अजय बोला, नहीं यार, तू समझ नहीं रहा, सामने वो कब्रिस्तान है, वहाँ जाना ठीक नहीं होगा। अजय जानता था कि कुमार के सामने ये बात बोलकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तभी कुमार बोला, क्या वो सामने वाला भूतिया कब्रिस्तान? अच्छा हुआ तूने याद दिला दिया, चल वहाँ से घूम कर आते हैं। इस पर अजय बोला, पागल वागल है क्या तू?
वहाँ दिन में कोई नहीं जाता, तू रात में जाएगा? तू जानता है ना, वहाँ हमारा दोस्त राजेश भी गया था, वो कभी वापस नहीं लौटा। नहीं नहीं, कहीं नहीं जाना है, अब सीधे घर चल। अजय ने कुमार को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर कुमार अड़ियल किस्म का आदमी था। आखिरकार कुमार की जिद के सामने अजय को झुकना ही पड़ा और वो दोनों आगे बढ़ने लगे। कुमार जितना बेखौफ और निडर था, अजय उतना ही डरा हुआ था। कुछ देर चलने के बाद ही वो दोनों उस कब्रिस्तान के पास पहुंच गए। क्योंकि ये कब्रिस्तान पुराना हो गया था और यहाँ किसी लाश को नहीं दफनाया जाता था, इसलिए कब्रिस्तान की दीवारों से लेकर गेट तक सारा कुछ सड़ चुका था। कब्रिस्तान में दाखिल होने से पहले एक आखिरी बार अजय ने कुमार को समझाने की कोशिश की, मगर कुमार का यही कहना था कि जब इतनी दूर आ ही गए हैं तो एक बार अंदर जाकर देख ही लेते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लिहाजा उस सड़े हुए जंग लगे गेट को सरकाकर कुमार और अजय ने उस कब्रिस्तान में अपना पहला कदम रखा। कब्रिस्तान में उन कब्रों की तादाद बहुत कम थी जो दिखाई पड़ रहे थे, वरना ज़्यादातर कब्रों को घने झाड़ियों ने ढक लिया था। वाकई में नज़ारा बेहद डरावना था। खैर, अजय और कुमार कब्रिस्तान में थोड़ा आगे बढ़े। अभी वो दोनों इधर उधर देख ही रहे थे कि तभी पता नहीं कहाँ से एक बिल्ली उनके सामने आकर खड़ी हो गई और ज़ोर ज़ोर से गुर्राने लगी। उस बिल्ली को ऐसे गुर्राता देख डरा हुआ अजय बहुत ज़्यादा डर गया, यहाँ तलक कि वो कुमार को वहीं छोड़कर भाग गया। लेकिन कुमार अभी भी नहीं डरा था। उसने सोचा कि वो जब इतनी दूर आ ही गया है तो थोड़ा अंदर जाकर देखेगा। यही सोचकर कुमार आगे बढ़ने लगा। कुमार को कब्रिस्तान में अब करीब 20 मिनट बीत चुके थे, मगर उसे अभी तक ऐसा वैसा कुछ दिखा नहीं था जो उसने गांव वाले के मुंह से सुना था। ऐसा वैसा कुछ भी ना देखकर कुमार मन ही मन में बोला, बेकारी मैं यहाँ पर आ गया, कोई भूत भी नहीं दिखा और अब अकेले घर जाना पड़ेगा। ये बोलकर वापस लौटने के लिए कुमार पीछे मुड़ा ही था कि तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई पड़ी। कुमार झट से उस आवाज़ की ओर मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई इंसान तो दूर एक जानवर तलक भी नहीं था। मगर बावजूद इसके किसी के कदमों की आवाज़ कुमार साफ साफ सुन पा रहा था। मगर वो डरा नहीं, निडर होकर वो उस आवाज़ की ओर आगे बढ़ने लगा। कदमों को उस आवाज़ की ओर बढ़ाते हुए कुमार बोला, कौन है वहाँ पर? कुमार के ये बोलते ही कदमों की आवाज़ बंद हो गई, जिसके साथ शुरू हुई एक अलग आवाज़, जैसे कोई बूढ़ा आदमी हाँफ रहा हो। कुमार भागकर उस आवाज़ के पास पहुंचा। तब उसने जो देखा वो देखकर उसके रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी लहर दौड़ गई, क्योंकि जिस कब्र के पास थोड़ी देर पहले कुमार खड़ा था, उसी कब्र के ऊपर बैठकर एक बूढ़ा आदमी जोर जोर से हाँफ रहा था। थोड़ा डरते डरते कुमार ने उस बूढ़े आदमी से पूछा, चाचा, आप इस कब्रिस्तान में क्या कर रहे हैं और ऐसे हाँफ क्यों रहे हैं? इस पर उस बूढ़े आदमी ने बिना सिर उठाए ही कुमार से हाँफते हाँफते बोला, एक दिन इस कब्र में रहकर देखो, कैसा लगता है पता चल जाएगा। इतना बोलकर जैसे ही उस बूढ़े आदमी ने अपना सिर उठाया तो उसका चेहरा देखकर कुमार के पैरों तले जमीन खिसक गई। बूढ़े आदमी की जगह अब कुमार हाँफने लगा, क्योंकि उस बूढ़े की शक्ल एकदम सड़ी हुई थी और उसके चेहरे पर कीड़े रेंग रहे थे। तभी उस बूढ़े से आदमी ने कुमार से कहा, रहोगे मेरे साथ इस कब्र में?
और इतना बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगा। उस वक्त कुमार ने ना आओ देखा ना ताओ, वो वहां से भागने लगा। कुमार भागकर उस ओर जाने लगा जिधर कब्रिस्तान का गेट था। मगर जब कुमार उस जगह पर पहुंचा तब उसके डर की कोई सीमा ना रही, क्योंकि थोड़ी देर पहले तक जहां लोहे का गेट था वहां अब सिर्फ दीवारें ही नजर आ रही थी। कुमार समझ गया था कि अब उसका यहाँ से निकल पाना बहुत मुश्किल है। आज वो अपनी बेवकूफ़ी की वजह से मारा जाएगा, लेकिन उसे कहाँ पता था कि अभी तो बड़ी मुसीबत बाकी है। खैर कुमार पागलों की तरह बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा, लेकिन चारों तरफ 8 फीट ऊंची दीवारों को छोड़कर उसे कुछ भी दिख नहीं रहा था। अंत में थक हार कर कुमार कब्रिस्तान में ही एक पत्थर पर बैठ गया। कुमार अपना सिर पकड़कर अभी कुछ सोच ही रहा था, इतने में ही किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। कुमार जानता था कि उसके पीछे वही बूढ़ा आदमी होगा, मगर जब डरते डरते कुमार पीछे मुड़ा तब वो हैरान रह गया, क्योंकि कुमार के पीछे राजेश खड़ा था। वही राजेश जो इस कब्रिस्तान में आने के बाद कभी नहीं मिला था। इससे पहले कि कुमार राजेश से कुछ पूछ पाता, राजेश बोला, वाह मेरे भाई, तूने बता दिया कि तू मेरा सच्चा दोस्त है। यहाँ आने के बाद तू पहला है जो मुझसे मिलने आया है। अब से तू रोज रात को मिलने आएगा ना मुझसे? उस वक्त कुमार को सिर्फ और सिर्फ कब्रिस्तान से बाहर निकलने का सूझ रहा था, इसलिए उसने राजेश की सारी बातों पर हाँ में जवाब दे दिया और राजेश से बाहर निकलने का रास्ता पूछने लगा, जिस पर राजेश बोला, तू चल मेरे साथ, मैं तुझे बाहर निकालता हूँ। इतना बोलकर राजेश और कुमार चलने लगे। राजेश आगे आगे चल रहा था और कुमार पीछे पीछे। कुछ दूर चलने के बाद ही कुमार को कब्रिस्तान का गेट दिखने लगा, मगर गेट के साथ ही साथ कुमार को एक और चीज भी दिखी, राजेश के पैर जो कि उल्टे थे। ये देखकर कुमार की आंखें फटी की फटी रह गईं, मगर कुमार ने अपना डर जाहिर नहीं किया और गेट से बाहर निकलकर जाने लगा। मगर तभी पीछे से राजेश ने कुमार को टोकते हुए कहा, रोज रात को आएगा ना तू मुझसे मिलने? अगर तू नहीं आया तो मैं तुझे यहाँ लेकर आ जाऊंगा। ये सुनने के बाद कुमार बिना पीछे मुड़े ही भागकर अपने घर आ गया और उस दिन के बाद से राजेश की आत्मा ही हर रात कुमार को नींद में कब्रिस्तान में लेकर आ जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मैं आर्यन जल्दी ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।